हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे, सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। अभी अभी रिसेंटली हमने जो सब्जेक्ट खत्म किया सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीटली, वो खत्म हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम चैप्टर 2 पे थे। तो चैप्टर 2 पे जहां तक हमने पढ़ाया था, उसके बाद हमने सॉइल मैकेनिक्स को काफी स्पीड अप किया और खत्म कर दिए। अब सोम चालू करेंगे। ठीक है, चलिए अपना सोम का कॉपी उठा लो, जहां तक बनाया था उसके आगे, है ना। एक्सियल इलोंगेशन ऑफ बार। अब टॉपिक लिखिए, एक्सियल इलोंगेशन ऑफ बार। एक्सियल इलोंगेशन का मतलब समझो। जैसे ये मान लो कोई रॉड है, कोई बार है, ठीक है। आप इसके ऊपर इसका एक्सियल डायरेक्शन क्या, अलोंग दी लेंथ। ये एक्सियल डायरेक्शन होगा या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इसको हम कहते हैं। दैट इज अलोंग दी लेंथ, जो एक एक्सिस निकल रही होगी। ऐसा ही है ना। ठीक, लेट्स सपोज कि ये जो बार है अभी तो एकदम फ्री हवा में लटका हुआ है, ऐसा है ना। तो मान लीजिए हम दोनों पकड़ इसको पकड़ेंगे। अभी ये तो प्लास्टिक की है, इसमें इलोंगेशन वगैरह नहीं होगा, लेकिन आप एज्यूम करो, सोचो कोई इलास्टिक हो, जैसे स्टील वगैरह कुछ हो, है ना, माइल्ड स्टील वगैरह। दोनों बगल से आप पकड़ोगे और आप इस पे एक दोनों बगल से लोड लगा रहे हो। इधर से भी एक टेंसाइल लोडिंग, इधर से भी एक टेंसाइल लोडिंग। इस तरह से पुल करेंगे मतलब टेंसाइल लोडिंग। दोनों बगल से लोड लगाएंगे। तो क्या लगता है ये लंबा नहीं होगा? होगा। तो ये एक्सियल डायरेक्शन में लंबा हो रहा है। हो रहा है। कितना हो रहा है, वही चीज हमको निकालना है। समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं एक्सियल इलोंगेशन ऑफ बार। अब ये इलोंगेशन हम यहाँ पे बोले, टेंसाइल लोडिंग के कारण इलोंगेशन आपको देखने को मिलता है, जिसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। टेंसाइल लोड और इलोंगेशन बोथ आर पॉजिटिव। कंप्रेशन लगाओगे, ये इसका लेंथ रिड्यूस होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए ये लेंथ में। तो कॉन्ट्रैक्शन उसको हम बोलते हैं। तो कंप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम नेगेटिव कंसिडर करके चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है। प्रिज्मेटिक शब्द का मतलब समझिए। जैसे ये कलम आप देख रहे हो हमारा, यहां से लेके यहां तक, दैट इज थ्रू आउट द लेंथ। इसका क्रॉस सेक्शन एक जैसा, सर्कुलर तो सर्कुलर, चाहे इधर से मैं काटू, यहां से काटू, इधर से काटू, कहीं से भी काटू, क्रॉस सेक्शन साइज हर जगह एक ही दिखेगा। तो इस तरह का कोई मेंबर जिसका थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहे, उस तरह के मेंबर को हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक मेंबर। तो बार, अगर रॉड का बात कर रहे हैं तो प्रिज्मेटिक बार। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो प्रिज्मेटिक बार का हम एक्सियल इलोंगेशन कैसे निकालेंगे? तो एक लाइन लिखिए, प्रिज्मेटिक बार मींस इट हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बार। क्लियर? देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स सपोज कि मैं एक प्रिज्मेटिक बार कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, एक प्रिज्मेटिक बार मैंने कंसिडर किया, जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल। लेट्स सपोज ये बार ऐसे एज्यूम कर लो कि एक एंड पे कहीं पे फिक्स थी। ठीक है, इस एक एंड पे फिक्स है, मतलब यहाँ पे फिक्स है पहले से ही। और इधर से मैं इधर इसमें पुल लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी रिएक्शन डेवलप होगा ना, टेंशन वाला ही, है ना। तो एक एंड पे ये फिक्स थी। अब मैं यहाँ पे एक दूसरे एंड पे एकदम सीजी से, एकदम सीजी जो क्रॉस सेक्शन होगा, इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के एकदम सीजी पर इमेजिन करना, एक मैं टेंसाइल लोडिंग लगा रहा हूँ, पी लोड। एक्सियल डायरेक्शन में ये लोडिंग है, एक्सियल लोड आपने लगा दिया, नॉर्मल लोडिंग है ये, आपने लगा दिया। तो ये पी लोड अप्लाई करने के कारण क्या होगा, इस बार में इलोंगेशन देखने को मिलेगी। अच्छा, इसका रिएक्शन भी यहाँ पे दिखा दो, ये रिएक्शन भी डेवलप होगा, पी, है ना। ये रिएक्शन, रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होगा फिक्स एंड पे, ये पी। तो ये पी लोड लगाने के कारण यहाँ पे आपको एक डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एक इलोंगेशन देखने को मिलेगा। ये सभी इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, सभी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। हम सोम में स्टडी कर रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब ये लोड मैं रिमूव करता हूं जैसे ही, ये जो डिफॉर्मेशन डेल्टा अमाउंट का हुआ है, ये भी रिमूव हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही ये बात। तो यही डेल्टा हमको निकालना है, जिसको हम कहेंगे एक्सियल इलोंगेशन। यही जो डेल्टा है, इसी को हम कहते हैं एक्सियल इलोंगेशन। एक्सियल इलोंगेशन, सब विद इन इलास्टिक लिमिट हम पढ़ रहे हैं, है ना। और एक चीज, इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन भी दिखा दूं साइड में,
लेट्स सपोज ये रेक्टेंगल या सर्कुलर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है ना। मैं यहाँ पे एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एज्यूम करके चल रहा हूँ, स्क्वायर ये एज्यूम किया है मैंने, ये कुछ भी हो सकता है। आपको बस समझाने के लिए मैंने स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया। तो ये जो पी लोड लग रहा है इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के एकदम सीजी पर लग रही है ना, यहां से पी लोडिंग निकल रही थी, ऐसा था सीन। तो सीन कैसा था समझ में आ गया? ये सीन है, अब इसमें तुमको निकालना है डेल्टा, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लीजिए ए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास देखिए हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां पे जो स्ट्रेस बनेगी, ये जो नॉर्मल लोडिंग बनी है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो स्ट्रेन निकलेगा, स्ट्रेन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसको रिमूव करने के लिए कांस्टेंट एक आती थी जिसको हम कहते थे यंग्स मॉडुलस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, तो ई इंटू अपस्लाइन, जहां पे सिग्मा क्या है? स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस। अपस्लाइन क्या है? दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू होता क्या है? स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? लोड डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। तो P बाई ए इक्वल टू E इंटू डेल्टा एल बाई एल, है ना। तो ये डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल यही डिफॉर्मेशन, आप कंफ्यूज नहीं होना, यही जो डिफॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे डेल्टा लिखा था, इसी को आप डेल्टा एल लिखिए, है ना, कि इतना से डिफॉर्मेशन हो गया, ये डेल्टा एल। ओके, एक्सियल डिफॉर्मेशन इसको लिख देता हूँ डेल्टा एल, तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एल जो कि एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना निकल जाएगा? पी एल बाई ए ई। ये फॉर्मूला सुन रखे थे, देख रखे थे ना, वो इस तरह से निकल के आती। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार, लिख लीजिए। अब कुछ शर्तें हैं, शर्तें मतलब कुछ कंडीशंस हैं कि कब ये फॉर्मूला यूज आप करोगे टू कैलकुलेट एक्सियल डिफॉर्मेशन। वो कंडीशंस क्या क्या हो सकता है? पहला, ये चूंकि हुक्स लॉ पर बेस्ड हमने चीजों को कैलकुलेट किया है, तो हुक्स लॉ में जितने भी एजम्पशंस वैलिड हैं वो यहाँ पर भी वैलिड होंगे, इस केस में भी। ये बात तो फिक्स है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हुक्स लॉ इज वैलिड मतलब एजम्पशंस ऑफ हुक्स लॉ इज वैलिड, ठीक है। होमोजेनस मटेरियल होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें जो भी है, तो वो सभी एजम्पशंस यहाँ पे होंगे वैलिड। दूसरा देखिए, अभी हमने क्या बोला? प्रिज्मेटिक बार मतलब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी प्रिज्मेटिक। तब आप ये सिंगल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो टू कैलकुलेट द एक्सियल डिफॉर्मेशन पीएल बाई ए, बोला था। तो वो दूसरा कंडीशन वो हो गया। तीसरा कंडीशन, सुनना और समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, द फोर्स, जो फोर्स लग रहा है, जिस एक्सियल फोर्स, ये पी क्या है? एक्सियल लोडिंग। व्हाट इज दिस पी? दिस पी इज योर एक्सियल लोड, एक्सियल लोड या एक्सियल फोर्स। इट मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर। कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर कहने का मतलब है, आप सिंपली मुझे ये बताइए, फोर्स के संदर्भ में बताइएगा। अगर मैं सेक्शन यहां पर देखूं, ये कह रहा हूं 1-1 सेक्शन, ध्यान दो 1-1 सेक्शन, यहां पे एक्सियल फोर्स कितना? तो आप बोलोगे सर जो फ्री एंड पे लग रहा है वही 1-1 पे लग रहा। मैं यहाँ पे सेक्शन देखूं, लेट्स सपोज इसको बोल दिया 2-2, यहाँ पे एक्सियल फोर्स कितना? आप बोलोगे सर जो 1-1 पे लग रहा पी वही 2-2 पे भी लगेगा पी। तो इस केस में क्या एक्सियल फोर्स कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर? बिल्कुल है। तो ये तीन मेन कंडीशंस हैं जिस केस में हम इसको यूज करते हैं। क्या किया? हुक्स लॉ के सारे असम्पशंस वैलिड होने चाहिए। मेंबर प्रिज्मेटिक है, प्रिज्मेटिक के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है, मतलब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी कांस्टेंट एंड एक्सियल फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट। अब जब, क्योंकि एक फोर्स के करस्पॉन्डिंग, है ना, एक फोर्स के करस्पॉन्डिंग ये एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना होगा इस बार में,
उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो दिस फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट। अब यही वैरी होने लगेगा तो डिफॉर्मेशन भी तो तुम्हारा वैरी होने लगेगा, सब चीज चेंज हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए, ये किस सूरत में यूज करेंगे उसको लिखते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे बगल में लिखता हूं, आप कॉपी में नीचे लिखते चलना। लिखिए, कंडीशन टू यूज दिस फॉर्मूला, मटेरियल शुड फॉलो हुक्स लॉ पहला, द क्रॉस सेक्शन इज प्रिज्मेटिक दूसरा, लोड इज कांस्टेंट अलोंग लेंथ ऑफ बार। तो ही हम ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट द एक्सियल डिफॉर्मेशन या एक्सियल इलोंगेशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये टेंसाइल लोड है तो इलोंगेशन, यही लोड अगर कंप्रेसिव नेचर का होगा तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? एक नोट समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। कंपैरिजन विद स्प्रिंग। देखिए, ये मान लीजिए कोई बार है, बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसा। अब स्प्रिंग में तुम फोर्स लगा दोगे पी, पुल आपने लगा दिया, टेंशन लोड लगा दिया, इस स्प्रिंग में भी तो डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस स्प्रिंग में भी डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, मतलब ये फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग लंबा होगा कि नहीं? तो इसमें भी आपको डेल्टा देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, इसकी स्टिफनेस जो है दैट इज योर के स्प्रिंग का, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, है ना? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, एक के क्या बोला मैंने, स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, या इसको कभी कभी सिंपली स्प्रिंग के टर्म में अगर बात करें तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल दिया जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये किसी एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होती है। ओके, ये डेल्टा क्या है? डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग का बात कर रहा हूं। इन स्प्रिंग, समझो बात को। तो ये जो डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग है डेल्टा, इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आता है? पी बाई के, सीधा सीधा जो भी आपने लोड लगा रखा है, लोड डिवाइडेड बाई के, दैट इज लोड डिवाइडेड बाई स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। समझ में आ रहा है? यहां पर भी ये डिफॉर्मेशन एक्सियल डायरेक्शन में है ना? तो आप ये जो स्टिफनेस है इसको आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ तो स्प्रिंग का यही एक डायरेक्शन है एक्सियल डायरेक्शन, लेकिन अगर बार के केस में, जैसे हमारा जो अभी प्रिज्मेटिक बार था, इस बार पे आपने लोड लगाया, ठीक है, पी, अभी इसमें भी एक डेल्टा आपको देखने को मिलेगा एक्सियल डिफॉर्मेशन, जिसका वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा, डेल्टा एल नहीं, डेल्टा ई नॉर्मली लिखा करिए, ठीक है, वो एक बेसिक डेरिवेशन था जो कि जिसमें मैंने कंप्लीट फॉर्मेट में लिख दिया। अब डेल्टा एल बार बार लिखूंगा दिमाग खराब होता है। तो पी, है ना, मतलब ये डेल्टा इक्वल टू कैसे, पी एल बाई ए आपने फॉर्मूला बनाया। क्या ये जो डेल्टा इक्वल टू पी एल बाई ए जो फॉर्मूला इस बार के लिए मिल रहा है, ये प्रिज्मेटिक बार के लिए, इसको मैं डेल्टा इक्वल टू पी बाई के फॉर्मेट में अरेंज करूं तो क्या मिलेगा मेरे को? पी बाई ए बाई एल मिलेगा इस तरह से। क्या ये पी बाई के फॉर्मेट में नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो गया? के इक्वल टू ए बाई एल, है ना? तो ये मिला आपको के। ये जो के इक्वल टू ए बाई एल मिल रहा है, लिखते चलिए, के इक्वल टू ए बाई एल, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्टिफनेस ऑफ द बार। बार का एक्सियल स्टिफनेस क्या है? तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज एक्सियल स्टिफनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बार, ये भी पूछ सकते, ए बाई एल। समझ में आ रहा है? और ये क्या बताता है? ये क्या है एक्चुअली? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बार to resist the deformation. It is ability of any bar to resist the deformation. Resist, समझो,
रजिस्ट टर्म क्यों आया? सोचो, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इक्वल टू इस फॉर्मेट में था पी बाई के फॉर्म में, के ज्यादा डिफॉर्मेशन कब, इनवर्स रिलेशनशिप है ना भाई, इसलिए रजिस्ट। ठीक है, तो रजिस्ट डिफॉर्मेशन ऑफ, इट इज एबिलिटी ऑफ एनी बार टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन, बस खत्म है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सियल स्टिफनेस, है ना, एक्सियल ऑफ बार नहीं, एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार, स्टिफनेस शब्द लिखना भूल गया, एक्सियल स्टिफनेस ऑफ द बार। ठीक है, ये हो गया आपका के। और एक टर्म आती है जो कि है ये ए इंटू ई, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ई, इसका भी एक नाम है, इसको बोला जाता है एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी ऑफ बार। ये एक तरह का मटेरियल प्रॉपर्टी है, इट इज मटेरियल प्रॉपर्टी इटसेल्फ। ई, आपका ई क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी, है ना, बस एक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ई को, तो ये एक्सियल रिजिडिटी हो जाता है, तो ये एक तरह का मटेरियल प्रॉपर्टी है, इट इज मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ बार। यहां पर भी आपको यही समझ में आएगा कि ए ई जो प्रोडक्ट है, अगर किसी बार की रिजिडिटी ज्यादा डिफॉर्मेशन कम, क्यों? पी इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? पी एल अपॉन ए ई, तो ए ई जो प्रोडक्ट है ये भी तो इनवर्स रिलेशनशिप में है ना, तो बार का अगर रिजिडिटी ज्यादा तो डिफॉर्मेशन इज लेस। ओके, इफ rigidity is more, डिफॉर्मेशन विल बी लेस, सेम चीज। ओके, बस नाम अलग अलग है, एक स्टिफनेस में आता है, एक एक्सियल रिजिडिटी में आता है। ओके, तो चीजें ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं सूम के अंदर। एक्सियल रिजिडिटी इज मोर, डिफॉर्मेशन इज लेस। क्लियर है बात? सिंपल। ठीक है, लिख लिया आपने, लिखते चलिए। ओके, दूसरा आपका केस टू, नॉन प्रिज्मेटिक बार। नॉन प्रिज्मेटिक बार मतलब समझिए ऐसा बार थ्रू आउट द लेंथ जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट ना रहे, सिंपली यही चीज हम समझेंगे नॉन प्रिज्मेटिक बार के अंदर, जिसमें आपका पहला कैटेगरी आता है स्टेप्ड बार। मतलब समझिए, लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर L1 लेंथ में ये है क्रॉस सेक्शन, फिर लेट्स सपोज क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बार इज रिड्यूस्ड, L2 लेंथ में इतना, फिर मान लीजिए बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है इस तरह का, है ना, स्टेप्ड बार। इस तरह का कोई बार अगर होता है इसको स्टेप्ड बार कहा जाता है। लेट्स सपोज दिस लेंथ इज L1, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया E1 है और सॉरी A1 है, और E1 इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, L2 क्रॉस सेक्शन एरिया A2 एंड जो इलास्टिक मॉडुलस है दैट इज योर E2, L3 A3 इलास्टिक मॉडुलस इज E3। नाउ जो फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज एक एंड पे फिक्स कर दिया है, यहाँ पे फिक्स कर दिया और यहाँ पे आपने एक फोर्स लगा दिया P। अब इस फोर्स P के कारण इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा। तो अब यहाँ पे जो इलोंगेशन हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस फोर्स P, हम इन बार्स को इंडिपेंडेंट कंसीडर करके कैलकुलेशन करेंगे। मतलब हम ये बोलेंगे कि लेट्स सपोज ये जो थर्ड नंबर बार है इसमें इलोंगेशन हुआ डेल्टा 3, इसमें इलोंगेशन हुआ डेल्टा 2, इसमें इलोंगेशन हुआ डेल्टा 1, तीनों इलोंगेशन को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। समझ में आ रही है? तो हम जो ओवरऑल डेल्टा होगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 लिखेंगे। एक चीज मेरे को और बताओ, क्या यहाँ पे फोर्स सभी सेक्शन में कांस्टेंट नहीं है? अरे वही फोर्स, एक ही फोर्स तो P लग रहा है, तो P तुम अगर यहाँ पे किसी में देखोगे पहला वाला बार में, यहाँ अगर सेक्शन XX लेके देख रहे हैं तो फोर्स कितना दिखेगा? वही P जो लग रहा है। चाहे तुम यहाँ पर देखो XX सेक्शन लेके, फोर्स कितना दिखेगा?
वही सेम P, यहाँ पर भी फोर्स दिखेगा P, यहाँ भी दिखेगा P। अगर तुम यहाँ एक्स एक्स सेक्शन कट करके देखोगे फोर्स कितना दिखेगा, वही सेम P। दैट इज फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? तो जो कंडीशन टू अप्लाई वाला जो केस था, वो केस यहाँ पर भी लागू है, फोर्स इज अप्लाइड, है ना। बस यहाँ पे था चीजें नॉन प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक था, लेकिन हमने क्या किया, हम बोले कि एक लेंथ में तो प्रिज्मेटिक है, तो उसका पहले कैलकुलेट कर लो, दूसरे का कैलकुलेट कर लो, तीसरे का कैलकुलेट कर लो, फिर तीनों को ऐड कर दो तो निकल जाएगा ओवरऑल इलोंगेशन या टोटल इलोंगेशन। हमने ये बताया, और बाकी मटेरियल तो हुक्स लॉ फॉलो कर ही रहा है। ओके, अब तुमको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है उसमें जो E1 E2 E3 बता रहा हूं ये अलग अलग दे रखा हो सकता है कि अलग अलग स्ट्रेंथ का ये दे रखा हो मटेरियल, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले कि सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया में बदलाव है, बाकी मटेरियल की जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कांस्टेंट है, ये भी बोल सकता है। तो दोनों केस बोल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आगे का काम करना है। तो फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए, यहां तक ये डायग्राम बना लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा इक्वल टू पी L1 बाई A1 E1 प्लस पी L2 बाई A2 E2 प्लस पी L3 बाई A3 E3। ऐसा समझ में आ रहा है? नाउ इफ E इज कॉमन, मतलब इफ E इज कांस्टेंट, देन किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा फॉर्मूला, P बाई E कॉमन निकाल लो, L1 बाई A1 प्लस L2 बाई A2 प्लस L3 बाई A3। ऐसा अब इसमें भी बोल दिया, जो स्टेपिंग है उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया केवल चेंज है, लेकिन तीन पोर्शन दे रखा है इक्वल लेंथ का, मतलब L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3, तो ये भी कॉमन निकल जाएंगे, फिर बचेंगे क्या, 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3। चीजें समझ में आ रही है? इस तरह से आगे तुम कैलकुलेशन करोगे भाई, लिख लो, आगे जो भी कंडीशन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग तुमको एक्सियल इलोंगेशन की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन में पहला केस स्टेप्ड बार। अब सेकंड केस चलते हैं, सर्कुलर टेपर्ड बार। सर्कुलर टेपर्ड बार कहने का मतलब है, ये जैसे एक सर्कुलर बार है, तो सर्कुलर टेपर्ड बार इस तरह का कुछ होगा, ऐसा एक एंड पे डायमीटर कम, दूसरे एंड पे डायमीटर ज्यादा, एक तरफ फिक्स कर लो, मान लो हम डिफॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, एक तरफ फिक्स कर लो, दूसरे बगल एक फोर्स P लगा दो, इसके कारण एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना, फोर्स तो तुम्हारा कांस्टेंट ना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो फोर्स और स्ट्रेस में अलग है। स्ट्रेस तुम देखोगे तो यहाँ X11 सेक्शन ये मान लो, यहाँ पे स्ट्रेस अलग होगा, 2 सेक्शन मान लो, यहाँ पे स्ट्रेस अलग होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, लेकिन फोर्स तुम्हारा वही कांस्टेंट P है। समझ में आ रहा है? तो फोर्स, हम तो कंडीशन टू अप्लाई में हमने यही बोला था कि फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। ओके, सर्कुलर टेपर्ड बार देखिए, ये ऐसा एक एंड पे डायमीटर D1 मान के चलिए, और दूसरा एंड पे डायमीटर D2, ऐसा यहाँ पे डायमीटर है D1 मान लो, और यहाँ पे डायमीटर कितना बार का D2। दिस इज योर सर्कुलर टेपर्ड बार। मान लीजिए जो इसका लेंथ है यहां से लेके यहां तक में, दैट लेंथ इज योर L, L लेंथ का बार है, यहाँ पे D1 डायमीटर, यहाँ पे D2 डायमीटर। इज इट क्लियर टू योर? अब देखिए
अब हमको निकालना है फोर्स, मतलब एक्सियल डिफ्लेक्शन। कैसे निकालें? एक काम करते हैं, एक एंड पे फोर्स लगा दो P, तो ये फोर्स कहीं पर भी देखोगे किसी भी सेक्शन पे, चाहे आप तो यहाँ पे सेक्शन काट के देखिए, इधर सेक्शन काट के देखिए, इधर सेक्शन काट के देखिए, कहीं पर भी सेक्शन काट के देखिए, आपको फोर्स थ्रू आउट दी लेंथ कांस्टेंट ही मिलेगा। स्ट्रेसेस अलग अलग होंगे बट फोर्स इज कांस्टेंट। इज इट क्लियर टू योर? है ना? स्ट्रेस क्या होता है? अगर हम स्ट्रेस का बात करें तो स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये अलग अलग होगा अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे, बट फोर्स वहां पे कांस्टेंट रहेगा। ये बात क्लियर है, ये बात साफ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये लॉजिक तो आपका क्लियर हो गया कि फोर्स इज कांस्टेंट, पहला बात। दूसरा, कंडीशन टू अप्लाई पे मैं चल रहा हूं, ध्यान देना। इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है E, मान लेते हैं, एंड इट इज फॉलोइंग हुक्स लॉ। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड, दो कंडीशन हो गया सेटिस्फाइड। तीसरा कंडीशन का था, तीसरा कंडीशन था कि प्रिज्मेटिक होना चाहिए, तभी आप PL/AE लगा पाओगे। है? लेकिन का ये प्रिज्मेटिक है? ये तो नॉन प्रिज्मेटिक है यार। और इसमें ऐसा भी तो नहीं है कि छोटा छोटा सेक्शन, जैसे पिछला वाला केस में था स्टेप्ड बार में कि L1 लेंथ प्रिज्मेटिक था, फिर L2 प्रिज्मेटिक था अपने आप में, फिर L3 लेंथ प्रिज्मेटिक था अपने आप में, वहां अपने आप में 3 पोर्शन प्रिज्मेटिक थे। ऐसा भी तो नहीं है, ये कंटिन्यूअसली टैपरिंग हो रखा है इसमें। इमेजिन हो रहा है? तो तीसरा कंडीशन वैलिड नहीं हो रहा। तो क्या हम ये PL/AE वाला जो फॉर्मूला अपने पास है डेल्टा निकालने का, कि PL/AE ये लगा पाएंगे डायरेक्ट सीधा सीधा? नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट सीधा सीधा इसमें नहीं लगेगा, कुछ अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा। वो जुगाड़ क्या है? जुगाड़ देखो, क्योंकि ये जो PL/AE वाला फॉर्मूला है ये प्रिज्मेटिक सेक्शन पे ही लगना है, ये बात तो तय है। तो अब यहाँ पे हम प्रिज्मेटिक सेक्शन कैसे ढूंढें? हम कहेंगे लेट्स सपोज किसी एक एंड से, लेट्स सपोज ये D1 वाला डायमीटर जिस एंड पे है, वहां से एट सम डिस्टेंस x, यहां से एट सम डिस्टेंस x, मैं इस टेपर्ड सेक्शन का एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट, है ना, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं, और इस छोटे एलिमेंट का जो लेंथ है ये है मान लिया dx। अब बताओ, क्या ये dx लेंथ का जो छोटा सा एलिमेंट, अगर मैं इसको बाहर निकालूं, क्या ये dx लेंथ का छोटा एलिमेंट, इमेजिन करना, सोचना, ये जो dx लेंथ का छोटा एलिमेंट है, इट इज नाउ प्रिज्मेटिक, नाउ प्रिज्मेटिक। एक मिनट, है ए, ये अब प्रिज्मेटिक है? बोलोगे हाँ सर ये तो प्रिज्मेटिक है, एकदम छोटा लेंथ ऑफ dx एलिमेंट हमने कंसीडर किया एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम एनी एंड, है ना, तो ये एलिमेंट प्रिज्मेटिक है। इस पर फोर्स कितना? सर फोर्स तो इस पे कांस्टेंट ही है, वही P फोर्स लग रहा है। इस एलिमेंट का एरिया कितना बाबू, क्रॉस सेक्शन एरिया? सर ये तो नहीं पता कितना है, फिर भी सर चलो आप x डिस्टेंस पे कंसीडर किए तो इस एरिया को हम कह देते हैं AX। अब इस पे मैं लगा सकता हूं अपना फॉर्मूला, क्या? इस छोटा एलिमेंट का एलिमेंटल डिफ्लेक्शन, एलिमेंटल डिफॉर्मेशन में निकालूंगा। ठीक है, एलिमेंटल डिफॉर्मेशन मतलब डी डेल्टा, छोटा डिफॉर्मेशन। तो ये क्या होगा? ये होगा सर पी एल, एल कितना है? dx बाई ए एक्स ई, ऐसे आप लिख सकते हो। अब ये एलिमेंटल डिफॉर्मेशन हमने निकाला, एक्सियल डिफॉर्मेशन, तो ये छोटा एलिमेंट का निकाला। अब हम क्या करेंगे, पूरे में निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे बाबू, इक्वेशन बना है, 0 टू L लेंथ में इंटीग्रेट कर देंगे। समझ रहा है चीजों को? क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे फाइनली, है ना। एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर हमने इक्वेशन लिखा, फिर इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरे लेंथ L के लिए डिफॉर्मेशन का वैल्यू पता चल जाता है। ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे।
समझ रहे हो बात, कहां से कहां पर आए। कंडीशन ऑफ वैलिडिटी 3 कि हुक्स लॉ फॉलो करना चाहिए, कर रहा है। फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, है। प्रिज्मेटिक होना चाहिए, नहीं था। तो इसलिए इस तरह से एनालिसिस अब होगा। लॉजिकली क्लियर, एनी कंफ्यूजन नाउ? सोचो सोचो सोचो, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि तुमको ये ए एक्स निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे? ये जो ए एक्स निकालना है, ये कैसे निकालोगे? लेट्स सपोज कि यहां पर देखो, ये जो ए एक्स तुमको चाहिए, ये क्या किस तरह का एरिया मिलेगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ही तो एरिया मिलेगा। तो हमें अगर यहाँ का डाया पता चल जाए, लेट्स सपोज ये डाया मैं कह देता हूँ डी एक्स। अगर मुझे ये डाया पता चल जाए कि एट एक्स डिस्टेंस जो ये छोटा सा एक एलिमेंट लिया है डी एक्स लेंथ का, इसका डायमीटर डी है ना, डी एक्स है, मतलब कैपिटल डी एक्स, ये डायमीटर है। डी एक्स इज द डायमीटर ऑफ एलिमेंट एट एक्स फ्रॉम डी वन। डी एक्स क्या है? डाया ऑफ एलिमेंट एट एक्स फ्रॉम, एक मिनट, एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम डी वन, है ना। अगर मुझे ये dx पता चल जाए तो एरिया x विल बी इक्वल टू सिंपली पाई बाई 4 dx का स्क्वायर बाबू। सर्कुलर सेक्शन है तो यही क्रॉस सेक्शन एरिया निकलेगा। तो ये dx हम कैसे निकालेंगे? dx कैसे निकालेंगे? देखो यार, dx निकालना बड़ा सिंपल। कैसे निकलेगा dx? ये जो dx है, ये निकालोगे d1 प्लस, अच्छा चलो पहले इसका एनालिसिस ही कर लो। ये ऐसे टैपरिंग हुआ है, यहाँ पे है dx, कहाँ पे? यहाँ पे dx मैंने लिया है, यहाँ पे डायमीटर है d1, समझना। फिर इसके आगे और थोड़ा गए तो यहाँ पे तुमको डायमीटर कितना मिला, जो हमने ले रखा है क्वेश्चन में, d2। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ l, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ x। ठीक है, ऐसा है। तो dx डायमीटर कैसे निकलेगा? देखिए, ये d1 है ना। तो d1 प्लस ये मान लीजिए a है, ये भी a, तो d1 प्लस 2 टाइम्स a, ऐसा लिखेंगे ना। अब ये a का वैल्यू क्या है, अगर ये हमको किसी तरह से पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे चीजों को। ठीक है, ये a का वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे चीजों को। अब तो आप बोले हाँ हाँ सर, ठीक। तो ये a का वैल्यू क्या होगा? देखो, अगर इसी को मैं यहाँ एक्सटेंड करूं ऐसे, देखना, तो ये तो d1 हो गया, ये भी d1। तो ये वाला पोर्शन कितना बचेगा, यहां से यहां तक, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, d2 माइनस d1 बाई 2 इधर, सेम d2 माइनस d1 बाई 2 नीचे। अच्छा ठीक है। अब सर, अब सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज कर लेंगे तो हम निकाल लेंगे। क्या ये a का वैल्यू निकल जाएगा अगर हम सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज कर लेंगे? तो नहीं निकल जाएगा। ये ऊपर वाला सिर्फ, ये देखो, ये जो शेडिंग कर रहा हूं, ध्यान देना, ये जो शेडिंग कर रहा हूं, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा एक बड़ा, है ना। तो अगर हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं a बटा एक्स बराबर d2 माइनस d1 बाई 2 बटा l, लिख सकते हैं ना। तो यहां से a का वैल्यू क्या निकल जाएगा? a का वैल्यू आपका निकल जाएगा d2 माइनस d1 बाई 2 बाई l इंटू एक्स। एक, यही निकल जाएगा a का वैल्यू।
तो 2 टाइम्स ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, d2 माइनस d1 बाई 2 बाई एल गुना 2x। तो क्या होगा, ये टू गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, d2 माइनस d1 बाई एल इंटू एक्स। ये बचेगा 2a का वैल्यू। सो डी एक्स का वैल्यू क्या हुआ, d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई एल इंटू एक्स। सिंपल मैथमेटिक्स, बेसिक गणित इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो चलो हम क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये d2 माइनस d1 बाई एल, ये तो एक तरह का कांस्टेंट है, इसको लेट इट इज k, इसको हम k मान लेते हैं। तो d1 इक्वल डी सॉरी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 प्लस k इंटू एक्स। यहां से फिर तुम एरिया निकालोगे, ax इक्वल टू पाई बाई 4 dx का स्क्वायर, मतलब d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर, एरिया निकल गया। अब चलो डेल्टा डी डेल्टा है ना, डिफरेंशियल डिफॉर्मेशन ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल टू हमने बोला था पी डी एक्स बाई ए एक्स ई इक्वल टू पी तो कांस्टेंट, डी एक्स तुम्हारा इधर, ए एक्स क्या, पाई बाई 4 d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर इंटू ई। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये डी डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपका 4p dx डिवाइडेड बाई पाई d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर ई। तो ये क्या है, डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ दैट एलिमेंट। एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ दैट एलिमेंट of length dx. So total deformation of the tapered bar of the circular tapered bar, एक मिनट यार, will be कितना, हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल 4p dx डिवाइडेड बाई पाई d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर इंटू ई। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो आता है टोटल इलोंगेशन। तो डेल्टा इक्वल टू ये रिजल्ट आ जाएगा 4pl डिवाइडेड बाई पाई d1 d2 e। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस तरह से डेरिवेशन किया जाता है और ये रिजल्ट निकल के आएगा। इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ गए चीजों को किस तरह से डेरिवेशन किया गया, ठीक है, इसी तरह से डेरिवेशन किया जाता है। नेक्स्ट टेपर्ड का केस ही है। तो टेपर्ड के केस में स्टेप्ड पहले हमने देखा, फिर आपका नॉन प्रिज्मेटिक सर्कुलर टेपर्ड केस देखा, है ना, मतलब नॉन प्रिज्मेटिक का ही केस। इसमें और एक केस आता है, तीसरा केस मैं आपको बताता हूं, ये आता है रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार। रेक्टेंगुलर टेपर्ड
बार। अब ये रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार जो है, ये फॉर्मूला याद रखना है ना ये। और जिस तरह से मैंने ये फॉर्मूला को डिराइव किया है, चीजें आपको ध्यान रखना है। ओके, रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार का केस देखो, ये क्या होता है। मतलब टैपरिंग जो की जाती है अलोंग विड्थ की जाती है। टैपरिंग टैपरिंग इज डन अलोंग विड्थ। विड्थ ऑफ द बार। कैसे, देखिए, देखना 3D में बनाने का कोशिश कर रहा हूं, समझना। ये यहाँ पे तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर बार है, उसका विड्थ है ये विड्थ है, मान लो B1। ओके, अच्छा सुनो, पहले ये फिगर डायरेक्ट सीधा देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा है आपका बार, समझिए, जो रेक्टेंगुलर बार होगा वो कुछ इस तरह का होगा। टैपरिंग कुछ इस तरह से, इसका थिकनेस कांस्टेंट, ठीक है, इसका थिकनेस में कोई चेंज नहीं। ये आपका थिकनेस है कि नहीं इसका, दिस इज योर थिकनेस। ये आपका विड्थ बी। उसके बाद क्या हो रहा है देखते चलना। ये टैपरिंग की गई इस तरह से, है ना, इस तरह से टैपरिंग होगी। फिर यहाँ पे एक विड्थ आ रही होगी बार की, इसी का तुम इस तरह से देखो। समझ रहे हो बात को? एक मिनट, ऐसा है, ये है रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार। इमेजिन हुआ 3D में। ये आपका एक विड्थ, दिस इज योर विड्थ B2 मान लो, दिस इज योर विड्थ B1। तो टैपरिंग हो गया ना अलोंग दी विड्थ। अब इसी को मैं ना उल्टा करके दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसे इसको रोटेट करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि एनालिसिस हम लोग कर पाए अच्छे से। समझ में आ रहा है? बाकी इस तरह से टैपरिंग की गई है अलोंग विड्थ। थिकनेस आपका सेम, जो थिकनेस यहाँ पर आपको दिख रहा है वही थिकनेस यहाँ पर भी दिख रहा है, कहीं पर भी थिकनेस इज कांस्टेंट, है कि नहीं? थिकनेस इज कांस्टेंट। इसलिए मैंने आपको बताया कि टैपरिंग जो की गई है वो विड्थ के अलोंग की गई है। विजुअलाइज हो गया? अब देखिए, ये एक डायग्राम आपको बनाना है ना, ये बनाओ दूसरा डायग्राम। अब देखो, तो समझो कि मैंने उल्टा कर दिया है ना। तो ये आपका विड्थ यहाँ पे B1 है मान के चलिए, तो थिकनेस तो तुम्हारा सेम रहना है, तो ये थिकनेस सेम रहेगा। फिर ये यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये, अब ये समझ में आ रहा है? उसको मतलब बार को मैं खड़ा कर दिया, बस ऐसे रोटेट करवा के खड़ा कर दिया, खड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, तब आपको ये टैपरिंग समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको और थोड़ा ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, जैसे नीचे हमको टैपरिंग भी दिखे, नीचे भी दिखे। ओके, ऐसा, एक मिनट रुको, ये ऐसा, इसको और नीचे लेता है, इसको ऐसा। एक्चुअली वो डायग्राम बन नहीं पा रहा है, वो नीचे, मतलब नीचे का टैपरिंग अब समझ में नहीं आ रहा है ना। वो कितना भी आप कुछ करेंगे, नीचे का टैपरिंग आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप समझिए कि ये इस तरह से टैपरिंग की गई है। आपको ये समझ में आया? इसका जो थिकनेस है, थिकनेस आपको कौन सा दिख रहा है, जो यहाँ पे थिकनेस मैंने दिखा, ये दिस इज व्हाट, दिस इज थिकनेस। ये कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ विड्थ B1 और यहाँ हो गया आपका विड्थ B2। ये किया गया है टैपरिंग।
तो ये भी नॉन प्रिज्मेटिक की नहीं है ना, और इस पे लग रही है मान लो तुम्हारी फोर्स P, तो फोर्स कहीं पर भी देखोगे किसी भी सेक्शन पे फोर्स विल बी कांस्टेंट, फोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा। तो अब अप्लाई कैसे करें, तो सेम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जहां पे विड्थ B1 है वहां से हम क्या करते हैं, एट सम डिस्टेंस x, जहां पे विड्थ B1 है वहां से एट सम डिस्टेंस x हम एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, किया जा सकता है। एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया, ये रहा एलिमेंट, कहां पर कंसिडर किया, एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम B1 विड्थ, यहाँ पे विड्थ कितना है, लेट्स सपोज इसको हम डिफाइन कर दिए bx, तो ये bx कैसे निकालेंगे, इजी। आप बोलो कैसे सर, B1 प्लस पहले वाले जैसे ही तो है, हाँ तो B2 माइनस B1 कर दूंगा डिवाइडेड बाय L, मतलब ये बार L लेंथ का है ना, टोटल लेंथ जो इस बार की है यहां से यहां तक ये लेंथ है L, डिवाइडेड बाय L गुना x। बहुत चालाक बन रहा है, सर मैं हूं, तो ये B1 प्लस k इंटू एक्स, इसको फिर यहाँ पे k मान लिया, किसको B2 माइनस B1 बाय L को हमने k मान लिया, ठीक है ओके। तो अब सबसे पहले इस एलिमेंट का इलोंगेशन हम लिखेंगे, तो एलिमेंटल इलोंगेशन, एलिमेंटल इलोंगेशन कितना, पी डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स इंटू ई, वेरी गुड, माने कि पी डी एक्स बाई बी एक्स इंटू थिकनेस, है ना, थिकनेस, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा वहां पे, बी एक्स इंटू टी, थिकनेस वही तो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो बी एक्स इंटू टी इंटू ई, ये हो गया एलिमेंटल इलोंगेशन। ये टी समझ में आ रहा है ना, थिकनेस, यही तो दिखा रहा था मैं, थिकनेस तभी से ये थिकनेस है कि नहीं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी बी एक्स है इंटू थिकनेस टी, यही तो होगा आपका, है ना, ये थिकनेस टी, ये थिकनेस टी, ओके, तो ऐसे लिखेंगे, तो इक्वल टू क्या, पी डी एक्स डिवाइडेड बाई बी वन प्लस के एक्स इंटू टी ई, ये हो गया एलिमेंटल इलोंगेशन। तो टोटल इलोंगेशन क्या होगा, टोटल इलोंगेशन विल बी, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इसी इक्वेशन को 0 टू L तक में, पी डी एक्स डिवाइडेड बाई बी वन प्लस के एक्स इंटू टी इंटू ई। तो जब इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जो सॉल्व होके निकलेगा वो निकलेगा, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, डेल्टा इक्वल टू, एक कलर चेंज करने दीजिए, डेल्टा इक्वल टू दैट इज टोटल इलोंगेशन ऑफ दिस बार ड्यू टू दैट लोड पी, पी इंटू एल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना, B2 माइनस B1 इंटू टी ई, यहां तक बन जाएगा, बन जाएगा, फिर एल एन B2 बाई B1, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, एल एन B2 बाई B1, ध्यान देना यहाँ पे एल एन लिखा हो, एल एन मतलब log 10 नहीं होता, एल एन को अगर log 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 log 10 लिखना पड़ता है, समझ में आ रहा है, तो इसको अगर log में तुम कैलकुलेट करोगे तो ln की जगह 2.303 log 10 B2 बाई B1 लिखने का, है ना, तो इसको एक नोट बना के लिख लो बगल में। तो ये है आपका फॉर्मूला फॉर डेल्टा, इस केस में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, है ना, आपका ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जाम है, इसका डेरिवेशन नहीं पूछता, हमको डेरिवेशन का लॉजिक मालूम होना चाहिए बस, है ना,
इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, नहीं तो सीधा आपको डायग्राम दिखाता और फॉर्मूला लिख देता। लेकिन बात क्या है, डेरिवेशन का लॉजिक अगर रहेगा तो अच्छे से आप चीजों को कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।